हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो देख ली होगी, जिसमें हमने 1 मार्क्स के कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक चैप्टर के वन शॉट के वीडियोस लेकर के आऊंगी बिफोर योर एग्जाम्स, तो अब मैं आपका जो प्रॉमिस है वो पूरा करती हूँ। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। और हमारा पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी की बुक से, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, बिफोर ब्रिटिश रूल हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा एक तरीके से ग्रो कर रहा था। और हमारा जो मेन सोर्स था, ठीक है, जीने का, एक तरीके से वो क्या था? एग्रीकल्चर था। ठीक है, हमारा हमारा इंडिया नोन था फॉर हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, मेटल हो गया, प्रीवियस स्टोन वर्क्स हो गया। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि अगर पहले के टाइम पे अगर आप देखें, अगर आज भी अगर आप जयपुर चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, वहां पे सूरत चले जाएं, तो कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मेटल, स्टोन जो है के लिए आज भी जाना जाता है हमारा इंडिया। कॉलोनियल जो पॉलिसी थी, उन्होंने फोकस सिर्फ किस और किस पर किया था? बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन पर, कि कहीं ना कहीं क्या हो, ब्रिटेन का सिर्फ बेनिफिट हो। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सप्लायर बना रॉ मटेरियल्स का और कंज्यूमर बना किसका? फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इंडिया था, अगर जैसे कि ब्रिटेन वालों को जैसे ही पता लगा कि इंडिया के पास तो ह्यूज रॉ मटेरियल है ना, एक तरीके से इंडिया में अबंडेंट रॉ मटेरियल है, बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो वो क्या करने लगे? इंडिया से जो माल था वो पहुंचाने लगे कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल था वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में, जैसे कि कॉटन हो गया, राइट। और ब्रिटेन से जो माल है वो बन करके कहां पर आ रहा था? इंडिया में। इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल जो थे वो ब्रिटेन में जा रहे थे, और जो थे, ब्रिटेन क्या कर रहा था? उन्हीं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना करके इंडिया की ही मार्केट में क्या कर रहा था? बेच रहा था। ठीक है, नो एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट। हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऐसे कौन कौन से नोबल एक तरीके से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हेल्प करी हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए? तो वो कुछ थे, दादा भाई नरोजी, विलियम डिक्पाई, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। इनमें से अगर ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि किस कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हेल्प किया इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो आप यहाँ पे ये सब आंसर्स के जो जवाब है वो लिख करके आएंगे। ऑल्दो अगर उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट अगर पूछ लिया जाए, तो उसमें से आंसर सिर्फ एक होगा, दैट इज वीके आरवी राव। ये जो आंसर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट के लिए होगा। ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके बच्चों, तो उसमें ये हमें यहाँ पे बता रखा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या दशा थी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में तो हम बाद में जाएंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या है। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या है? ओके एवरीवन, तो प्रोडक्शन जो होता है दैट इज द टोटल आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है, दैट कम्स अंडर द प्रोडक्शन। बट अगर मैं बात करूं कि हमने कितना इनपुट लगा करके कितना आउटपुट को एक तरीके से प्रोड्यूस किया है, अगर हम इसका रेशियो ले लें, या फिर कह सकते हैं ना एक तरीके से प्रोडक्शन प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि हमने 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर कितना प्रोडक्शन किया। एक पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, हमने एक लैंड पर, एक पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर कितना प्रोडक्शन किया, ये हमें कौन बताएगा? प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे लैंड क्या हो गया? बेसिकली इनपुट हो गया, और ये प्रोडक्शन क्या हो गया? एक तरीके से आउटपुट हो गया। तो लो प्रोडक्टिविटी थी उस वक्त पे। तो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एग्रीकल्चर की जो सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा एक तरीके से लो थी, और जो एग्रीकल्चर जो था वो भी बैकवर्ड जो था कंडीशन में था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, अगर आप लगान मूवी में भी देखेंगे, अगर आपने देख रखी होगी लगान मूवी, तो उसमें भी एक बेसिकली सीन है, जो कि एक सॉन्ग भी है जो कि इसी पर फरमाया गया है, जिसमें एक्चुअल में जो फार्मर्स होते हैं, जो गांव के विलेजर्स होते हैं, वो वेट करते हैं कि कब रेन होगी तो हमारी फसलों में क्या जाएगा? पानी जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो वो डिपेंडेंट किस पर थे? रेन पर। और इन्हीं सब चीजों के कारण ही लो प्रोडक्टिविटी थी।
ब्रिटिश जो थे डिड नॉट वांट टू स्पेंड मच ऑन द टेक्नोलॉजी, इसी वजह से जो फार्मर्स थे वो सफर कर रहे थे लो प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, अब इसी से ही बेस्ड आया हमारा लैक ऑफ द मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे डिड नॉट टेक इनिशिएटिव्स टू डेवलप द मीन्स ऑफ इरिगेशन। ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, कि कब जो है वो क्या आएगी, बारिश आएगी। ठीक है, और उसी की वजह से शो हुई एक ग्रेटर डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे भी अगर आप दिखा सकते हैं, ये देखो फार्मर्स, इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो फसल है एक तरीके से सूखी पड़ चुकी है, और यहाँ पे बादलों का, बारिश का आने का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, और यहाँ पे बारिश आएगी तभी फसलों को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल की वजह से भी एग्रीकल्चर जो है आउटपुट में क्या आ जाती है, फ्लक्चुएशंस आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेज बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। यहाँ पे वेज का मतलब यहाँ पे क्या है, गैप, कि जो ऑनर ऑफ सॉइल है और जो एक तरीके से टिलर ऑफ सॉइल है, उनमें भी क्या है, एक तरीके से गैप है। यहाँ पे भी अगर आप इस उससे देख रहे होंगे, इस इमेज से भी, तो ये ऑनर है और ये क्या है, टिलर ऑफ द सॉइल। तो ये हमारा ऑनर हुआ और ये हमारा क्या हुआ, टिलर ऑफ द सॉइल हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट उसपे, दैट इज ए वेज बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे वेज का मतलब क्या है, गैप बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। जैसे कि आप ये इमेज भी देख सकते हैं कि ये जमींदार है, ऑनर है सॉइल का, और ये टिलर है जो कि इस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, तो जो ऑनर्स होते हैं बेटा सॉइल के, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल, राइट। टिलर कौन है, जो कि एक्चुअल में उस लैंड पे वर्क कर रहा है, जैसे कि ये पर्सन। ठीक है, और जो बेसिकली ऑनर ऑफ द सॉइल कौन है, हु हैड द लैंड फ्रॉम देयर हेरिडिटी, एंसेस्टर्स की जो लैंड है उसने वो पाई है। तो ऑनर क्या करता है, बेसिकली वो इंजॉय करता है आउटपुट को, बट डिड नॉट बियर द कोस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एक्चुअल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको तो एंजॉय करता है, लेकिन एक्चुअल में वो बियर नहीं करता जो भी कोस्ट आती है किसकी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की। और जो टिलर है बेचारा, जो इतना मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, दे आर लेफ्ट विद वेरी लेस क्रॉप्स, जो कि हार्डली एनफ होती है उनके सर्वाइवल के लिए। ये बेचारे इतने काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, हमारी जो सब डिवीजन हो गया था, हाईली फर्टाइल जो लैंड थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चली गई थी ड्यू टू पार्टीशन की वजह से। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पार्टीशन जब हुआ, आज भी एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान का एग्रीकल्चर स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि उनकी लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर वहां का बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे जो बहुत ज्यादा उपजाऊ जो फर्टाइल लैंड थी वो किसके हाथ में चली गई थी, पाकिस्तान के हाथ में चली गई थी। सब डिविजन हुआ था लैंड का, मेड द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट एंड सब डिविजन जो है सुपरविजन डिफिकल्ट हो गया था। नेक्स्ट इज बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए जब भी हम लोग फीचर्स की बात करते हैं ना, तो फीचर्स में इंडियन इकोनॉमी के दो फीचर्स आते हैं जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो एक आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी और एक आ जाता है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी, राइट। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी बेसिकली शो करता है लिटिल और नो ग्रोथ इन द इनकम। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है, जब आपकी बिल्कुल लिटिल या ना के बराबर एक तरीके से ग्रोथ होती है हमारे इनकम में, राइट। और ये जो बैकवर्डनेस है वो तो बेसिकली बताता ही यही है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, कम है, लो है। तो बैकवर्डनेस का मतलब क्या है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम क्या है वो क्या है, लो है या लेस है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज है दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है, लैंड सेटलमेंट जो सिस्टम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था एज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये सबसे पहले सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था कहाँ पे, बंगाल प्रेसिडेंसी वाले एरिया में। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट इसमें राइज हो रहा है आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये जो भी प्रॉफिट होता था वो किस फॉर्म में जाया करता था, जमींदार के पास रेंट की फॉर्म में। देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली कौन है, ब्रिटिशर्स है, और यहाँ पे ये एक तरीके से रेंट की फॉर्म में किसके पास जा रहा है, जमींदार के पास जा रहा है। दे वर फ्री टू कलेक्ट एज मच रेंट रेंट दे वांट, वो फ्री थे कलेक्ट करने के लिए, जितना भी रेंट वो चाहते थे वो उतना रेंट लेते थे। दोज हु वर अनएबल टू पे, लैंड वाज टेकन फ्रॉम देम एंड दे टर्न इनटू द लैंडलेस लेबर्स, कि जिनके पास भी अगर वो नहीं भी पे कर पाते थे तो उनसे जो उनकी लैंड थी वो ले ली जाती थी। इसी में ही हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था जबरदस्ती कि वो कमर्शियलाइज करे एग्रीकल्चर का। इसका मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि वो ग्रो करे कौन सी टाइप की क्रॉप्स को, कैश क्रॉप्स को, इंस्टेड ऑफ
फूड क्रॉप्स। आप देखो यहाँ पे ये जो ब्रिटेन वाला जो पर्सन है, ब्रिटिशर्स जो है उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो जो है फूड की क्रॉप्स को ना उगा करके क्या उगाए, कैश क्रॉप्स उगाए। जिसके अंदर कैश क्रॉप्स में क्या आता है, बेसिकली इंडिगो आता है। क्या आता है, इंडिगो, जो कि उन्हीं के फायदे के लिए है। उस इंडिगो से वो क्या करेंगे, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है ब्रिटेन में, वो वहां पर लेकर के जाएंगे उनको, और उससे टेक्सटाइल को क्या करेंगे, क्लोथ को क्या करेंगे, वो डाइंग करेंगे। क्या करेंगे एवरीबडी, डाइंग। तो इंडिगो उगाने के लिए इवन उनको एडवांस में भी पेमेंट दे दी जाती थी कि आप इंडिगो उगाओ, हम आपको क्या देंगे, एडवांस में क्या देंगे, पेमेंट देंगे। तो इसी वजह से भी फोर्स किया जाता था फार्मर्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या उगाएं, कैश क्रॉप्स को उगाएं। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ द फूड दे नीडेड द कैश। अब उनको तो गुजारा करना है, तो उनको तो पैसे चाहिए थे कैसे भी करके, टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट, राइट। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द एग्रीकल्चर, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो हाईली इफेक्टेड है बाय द पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फर्टाइल, तो आपको पता है फर्टाइल लैंड कहाँ पे चली गई थी, पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्या आ गए थे, फूड के प्राइसेस आ गए थे। क्या आ गए थे, फूड के प्राइसेस आ गए थे, ठीक है। अब इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो पॉलिसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन्होंने फॉलो किया था कि वो एक पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाए, या फिर एक तरीके से टू फोल्ड पॉलिसी बनाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो कि बेसिकली आता भी है कि व्हाट इज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि क्या मोटिव था इसका, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में भी इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, कि इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो वो एक्सप्लॉइट करना चाहता था। क्या करना चाहता था, एक्सप्लॉइट करना चाहता था किसको, इंडिया को, इंडियाज की वेल्थ को, एज ए इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और सेकंड क्या था, कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहता था इंडिया को एज ए पोटेंशियल मार्केट, ठीक है। तो ये जो है इसके दो आंसर्स हैं, टू फोल्ड मोटिव, कि एक तो वो ये चाहता था कि इंडिया, उसको पता था ये बात कि जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा रिच है किसमें, रॉ मटेरियल्स में, तो पहले तो मैं उसी को ही एक्सप्लॉइट करूं। और सेकंड था, उनको पता था कि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज मार्केट है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल मार्केट है, तो इंडिया एज ए पोटेंशियल मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो आपका ऐसे एक्सप्लॉइट करना चाहता था। तो ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट थी किसकी, रॉ मटेरियल्स की, खुद के लिए, राइट। और वो चाहते थे एज वेल एज मार्केट की भी रिक्वायरमेंट थी फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट्स, कि एक्चुअल में तो उन्होंने इंडिया को ही टारगेट किया रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन में लेके जाने के लिए, और ब्रिटेन से क्या लाने के लिए, फिनिश गुड्स लाने के लिए। तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, इंडिया को, रॉ मटेरियल्स के लिए भी और एज ए फिनिश गुड्स के लिए भी, एज ए मार्केट के लिए भी। तो उन्होंने क्या अपनाई, एक पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी और टैरिफ पॉलिसी। ऐसे केस में उन्होंने अलाउ किया कि जब हम रॉ मटेरियल्स को इंडिया में बाहर, इंडिया से बाहर ब्रिटेन में बेचेंगे तो फ्री में बेचेंगे, क्योंकि उनकी कंट्री में जा रहा है, उनका फायदा हो रहा है ना। और अगर ब्रिटेन से गुड्स आ रहे हैं जो कि वो इंडिया की मार्केट में बेचेंगे, उस पर भी क्या लगा दिया उन्होंने, फ्री इंपोर्ट। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या कर दिया, फ्री चला दिया सब कुछ। तो उन्होंने क्या किया, अगर कोई भी एक्सपोर्ट क्या कर दिए, फ्री कर दिए, ऑफ किसका, रॉ मटेरियल का। और जो इंपोर्ट थे वो भी क्या कर दिए, फ्री कर दिए, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये चीजें उन्होंने क्या कर दी, फ्री कर दी अपने फायदे के लिए, राइट। तो नेक्स्ट है, दे प्लेस्ड हैवी एक्सपोर्ट ऑन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, की अगर कोई चाहता था कि हम अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को एक तरीके से बेचे, ठीक है, तो उस पर उन्होंने क्या लगा दिया, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कि इंडिया का जो माल है, इंडिया की जो नक्काशी है, उनकी जो प्रीवियस प्रीशियस एक तरीके से स्टोन्स है या कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट है, वो इंडिया से बाहर ना जाए और बाहर जाकर के नाम ना कमा पाए। इट लीड्स टू ए डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स बोथ इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। उनकी वजह से, सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डिक्लाइड हो गया, ना ही केवल डोमेस्टिक मार्केट में बट हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो नेक्स्ट आया हमारे पास कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब हम तो इंडियंस थे, हम तो बना रहे थे किससे, लोगों से। हमारे तो यहाँ पे लेबर्स ही इतने अच्छे हैं कि हमें मशीन से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी पहले, राइट। तो लेकिन जब ब्रिटेन के गुड्स आए, उन्होंने कंप्लीट टक्कर दी, मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स है उन्होंने कंप्लीट टक्कर दी जो मैन मेड चीजें थी उनके लिए। तो न्यू पैटर्न हुआ डिमांड का, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर
जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंसेस है पीपल की, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी, शिफ्ट होने लगी। ठीक है, फेवर ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट, धीरे धीरे करके इंडियन मार्केट में ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरीके से फेवर में जाने लगी, शिफ्ट होने लगी। आज भी देख लीजिए, अगर आप मार्केट जाते हैं या कहीं पे भी अगर आप बाहर जाते हैं, फास्ट फूड अगर आपको दिखता है तो आपको यहाँ पे मैकडोनल्ड्स दिखता है, बर्गर दिखता है। आज के टाइम में वेस्टर्न जो क्लोथ्स है वो पहने जाते हैं। तो ये सारे जो रूल्स है, ये जो कल्चर है, वो कहाँ से आया हुआ है? ब्रिटेन से आया हुआ है, बाहर की कंट्री से आया हुआ है। तो कॉम्पिटिशन हुआ था किसका? ब्रिटेन मेड गुड्स का, किसके साथ? इंडियन मेड, मेड इन इंडिया गुड्स के साथ, जिनकी वजह से डिक्लाइन हुआ किसका? डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का इंडिया में। न्यू पैटर्न आया डिमांड का ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कल्चर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो इंडियन मेड था या मेड इन इंडिया गुड्स का जो डिमांड थी वो धीरे धीरे करके क्या हो गई? फॉल हो गई, विच वॉज बेस्ड अपॉन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जैसे कि अगर आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, ये ब्रिटेन मेड्स गुड्स हैं, चीप मशीन मेड गुड्स है, और ये हैंडलूम मेड्स एक तरीके से गुड्स है। ठीक है, तो उनमें अंतर तो साफ दिखाई देता है कि कौन सा मशीन मेड है और कौन सा हैंडमेड है। नेक्स्ट आ जाता है डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। ठीक है, अब जैसे पहले का जो टाइम था वो राजाओं महाराजाओं का टाइम था। ठीक है, बहुत ही इन लोगों ने हमारे देश में राज किया है, बहुत ही अच्छी लेविश लाइफ ये लोग जी करके गए हैं। बट बिफोर द ब्रिटिश रूल सॉरी, इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो सपोर्टेड किए गए थे बाय द इंडियन एम्परर, जो प्रिंस हैं, नवाब्स हैं। ठीक है, विच हैड आर हैंडीक्राफ्ट्स डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आपको पता है बहुत ज्यादा सपोर्ट थे, क्योंकि एक्चुअल में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा दे कौन रहा था? अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनना, अच्छे-अच्छे एक तरीके से वेपन्स को रखना, अच्छे से अच्छे को टूल्स यूज़ करना, कारपेट्स यूज़ करना, पेंटिंग्स यूज़ करना। तो जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, एक्चुअल में उनको प्रमोट करने वाला, यूज़ कॉइन्स वगैरह को जो है यूज़ करने वाले कौन थे? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यूज़ करने वाले कौन थे? बेसिकली इंडियंस थे, एम्परर्स थे, प्रिंस थे, नवाब्स थे। बिकॉज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल, प्रिंसली जो कोर्ट्स थे वो धीरे-धीरे करके डिसअपीयर होने लगे। एंड अकॉर्डिंगली जैसे-जैसे नवाब हमारे देश से डिसअपीयर हुए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स भी जो था वो धीरे-धीरे करके डिसअपीयर होने लगा। इंट्रोडक्शन हुआ रेलवेज का। चलो ब्रिटिशर्स आए तो सही, चलो कुछ तो अच्छा करके गए कि उन्होंने हमारे देश में रेलवे लेकर के आए। नहीं तो हो सकता था कि हमारे रेलवे अगर ना होती तो पता नहीं आज के टाइम पे भी वो चीज़ पॉसिबल हो पाती या नहीं हमारे लिए बनाने की। तो एडवेंट हुआ रेलवेज का बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। उन्होंने एनकरेज किया देयर ट्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनका जो व्यापार था वो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में क्या हो? फैले, जिसकी वजह से माल पहुंचाना, गुड्स को पहुंचाना बहुत ज्यादा क्या था? जरूरी था। साइज ऑफ द मार्केट को इंक्रीज करना लोअर रेट्स पर, दिस रिड्यूस द मार्केट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की। धीरे धीरे करके अगर साइज को इंक्रीज करना है लोअर रेट्स पे, तो माल की एक्सपेंशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की क्या? रेलवेज, जो कि कब इंट्रोड्यूस करी? 1850 में इंट्रोड्यूस करी, और 1853 में जो पहला रूट था वो ऑपरेशनल में आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के बाद नेक्स्ट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। लूप साइड ग्रोथ था इंडस्ट्रीज का ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ द 19th सेंचुरी। जो मॉडर्न जो इंडस्ट्री थे वो बिगेन टू स्टार्ट इन इंडिया, बट जो प्रोग्रेस थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा स्लो थी। डेवलपमेंट जो था वो कन्फाइंड टू द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल ओनली, है ना। आयरन और जो स्टील की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी सेटअप हुई थी। एंड द फर्स्ट कंपनी वो जो सेटअप हुई थी वो किसको हुई थी? इन्होंने अपना आयरन एंड स्टील का प्लांट लगाया था कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में, clear है। Next is lack of the capital goods. There were very less capital goods industries like the machines, tools, equipments to promote the further industrialization बहुत ज्यादा कम थे, and due to the lack of the capital goods industries, तो industrialization था वो इंडिया में ज्यादा अच्छा जो है नहीं चल रहा था एक तरीके से। उसके बाद लोअर कंट्रीब्यूशन भी था जीडीपी का, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज जो थी वो ज्यादा ग्रो तो कर नहीं रही थी, स्लो प्रोग्रेस को शो कर रही थी। जब आप अपनी प्रोग्रेस ही शो नहीं कर रहे तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी का था वो ज्यादा हो सकता था। लैक ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन रिमेंड लो था। लिमिटेड एरिया था ऑपरेशन का ऑफ द पब्लिक सेक्टर की। जो पब्लिक सेक्टर जो था, जो रेलवे था, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन जो था वो पब्लिक सेक्टर की ही कन्फाइंड थे। पार्टिसिपेशन जो था गवर्नमेंट का was restricted to only those areas and they did not consider the manufacturing industry in it, right? नेक्स्ट आया हमारे पास फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर किसका था? रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स को ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे सिल्क जाता था ब्रिटेन में, कॉटन, जूट जाता था। ये देखो ये डायग्राम कितना अच्छा बनाया हुआ है। क्या इम्पोर्ट और इम्पोर्टर किसका था? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर किसका था? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल।
तो ब्रिटेन से क्या क्या जाता था, बेसिकली इंडिया से कहाँ क्या क्या जाता था ब्रिटेन में? सिल्क जाता था, कॉटन जाता था, जूट जाता था, ये देखो जैसे डिस्प्ले भी कर रखा है आपको यहाँ पर। और इम्पोर्टर किसका था? फिनिश गुड्स का, ठीक है। वहां से कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स बन करके आते थे ब्रिटेन से, ठीक है। मिक्सचर ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मेक इट बैकवर्ड, ठीक है। तो ये चीज हुआ। उसके बाद मोनोपोली भी उन्होंने ले ली, ठीक है। तो ब्रिटिश के जो थे उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल ले लिया था किसका? इंडिया एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट्स का। इंडिया का कह सकते हैं 50% जो ट्रेड था ना, 50% जो ट्रेड था वो किसके साथ चल रहा था? ब्रिटेन के साथ। यहाँ पे देखो डिस्प्ले भी कर रखा है। और बाकी का 50% किसके साथ चल रहा था? चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, ठीक है, सीलोन के साथ, ईरान के साथ, ठीक है। तो ये चीज हुई थी कि 50% जो ट्रेड था ब्रिटेन का इंडिया के साथ था, और बाकी का 50% में बाकी की कंट्रीज जो है उनके साथ था। नेक्स्ट इज ब्रिटिश मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियन एक्सपोर्ट एंड ओपनिंग हुई थी आपकी स्विस कैनाल की, जिसने मेड किया था ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड इजी, जो कि 1869 में एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करा दिया था फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन हमारा क्या था? डायरेक्ट रूट था, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सरप्लस ट्रेड, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो जनरेट कर रहा था ह्यूज एक्सपोर्ट के सरप्लस को एट ए हाई कॉस्ट, विच लीड्स टू द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक्स में। ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी की बुक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको बॉक्सेस में दिखेंगे, वो बॉक्सेस आपको मिस नहीं करने। तो ये जो है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ये भी आपका 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। कि कैसे हुआ इंडिया जो ड्रेन था ऑफ इंडियाज वेल्थ, कैसे हुआ? क्योंकि ह्यूज जितना भी एडमिन का जो भी एक्सपेंसेस वगैरह था, या जो भी एक तरीके से उसमें जो भी पैसा आ रहा था सरप्लस ट्रेड से, तो उसका जो पैसा था वो किस में यूज हो जाता था? ब्रिटेन के ही एडमिन में यूज हो जाता था। और बाकी जितने भी वॉर्स वगैरह जो ब्रिटिशर्स थे फाइट कर रहे थे किसके साथ? इंडिया के साथ, या इंडिया में अपना एम्पायर स्प्रेड करने के लिए जितने भी फाइट्स लड़ाइयां हो रही थी, जो भी वॉर्स वेपन्स में खर्चा लग रहा था, वो सारा इंडिया का ही पैसा था और इंडिया को ही बर्बाद करने के लिए लग रहा था, ठीक है। तो सेवरल एसेंशियल जो कमोडिटीज है, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स है, rarely available in the domestic market था। सरप्लस जो जनरेटेड थी was used to complete the expense of the British government। देन स्विस कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, जो कि एक आर्टिफिशियल, ये देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो कि रनिंग हो रहा था फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ अक्रॉस द स्वर्ड्स ऑफ द स्विस इन एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में जा रहा था। एंड इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड द एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्विस कैनाल वाला। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो वेरियस जो डिटेल्स थी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो फर्स्ट कलेक्टेड हुई थी कहाँ पर? 1881 में, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे हुआ था जो ऑफिशियल जो सेंसस हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? पहला 1881 में, और हर 10 ईयर्स में होता है, एवरी 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स में ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी क्या-क्या बेसिकली कंडीशंस थी? ऐसी कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था, ठीक है। बोथ दीज जो रेट्स थे कहीं न कहीं हाई इंडिकेशन थे कि हमारा जो पुअर हेल्थ केयर सेक्टर है, बैकवर्डनेस है हमारी इंडिया का। इवन जो इन्फैंट मोर्टेलिटी जो रेट था, यानी कि जो नंबर ऑफ इन्फैंट्स जो मर जाते हैं बिफोर द ईयर्स ऑफ 1 ईयर, तो बच्चा मतलब 1 साल का भी कंप्लीट नहीं हो पाता, या तो वो विद इन द मदर वॉर्म, या फिर एक तरीके से जन्म ले लेता है लेकिन 1 साल के अंदर-अंदर मर जाता है। तो वो जो हाई रेट है इस चीज़ का, वो भी हमारे पुअर हेल्थ सेक्टर को जो है रिफ्लेक्ट करता है। इसमें इन्फैंट मोर्टेलिटी जो रेट था वो ऑलमोस्ट 218 पर 1000 के हिसाब से था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लिटरेसी रेट भी जो था वो ओवरऑल लेस देन 16% था, जिसमें से जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो लेस देन 17% था। इतनी शर्म की बात है ये कि लिटरेसी जो रेट था वो हमारा मतलब 16% क्या होता है उससे भी कम था। और फीमेल्स का तो और भी कम था। फीमेल्स को तो जल्दी से पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता था, जिसकी वजह से सोशल बैकवर्डनेस हो रही थी। इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो थी हमारी 44 ईयर्स तक। और एक तरीके से डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन था उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। देखिए बेटा, जो 1921 है, ठीक है, उसको हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। जो 1921 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाई, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाई 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो उसका आंसर बस एक ही है। वो उसका आंसर ये है कि 1921 से पहले, 1921 से पहले हमारा जो बर्थ रेट था वो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन 1921 के बाद तो हमारा जो रेट है वो हमेशा क्या है? बढ़ा ही है, ठीक है। हमारी 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रही नहीं कभी भी, ठीक है। लेकिन 1921 के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई है। इसलिए
1921 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से बिफोर 1921 का है, जो कि फर्स्ट फेज होता है, और एक हमारा क्या है, आफ्टर 1921, जो कि हमारा क्या है, सेकेंड फेज है। ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड फेज, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर। इसमें 3 आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड देखिए बेटा 72% जो लगभग है, अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कहाँ पे काम कर रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन अगर मैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात करूं तो सिंपल सिर्फ 50% जो कंट्रीब्यूशन था वो कहाँ पे जा रहा था, जीडीपी में। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करूं तो 9% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कहाँ पे थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑक्यूपाइड थी। और अगर जो बाकी की जो रेस्ट था वो कहाँ पे जा रहा था, हमारा टर्शरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं मेजर जो उसका वर्कफोर्स था वो एंगेज था, बट स्टिल अगर देखा जाए तो रीजनल थोड़ी बहुत वेरिएशंस थी ही। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या हुआ। एक तो रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और उन्होंने हेल्प किया ताकि रॉ मटेरियल्स को नियरेस्ट हम लोग कहीं ना कहीं पोर्ट्स तक पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, रोड्स को क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, एंड देयर वर ऑल शॉर्टेज ऑफ द ऑल वेदर रोड्स टू विच मेनी पीपल हु लिव्ड इन द रॉ मटेरियल। क्योंकि देखो अगर वो नॉर्मली भेजते किसी भी इंसान को, या ठीक है इन सब के थ्रू अगर सामान बेचा जाता तो उनको बहुत टाइम लग जाता सामान पहुंचाने में। इसलिए उनका रोड्स का बनाना बहुत ज्यादा क्या था, जरूरी था। नेक्स्ट इज रेलवेज। रेलवेज इंट्रोड्यूस करी 1853 में। ऑपरेशनल भी कब आई है, 1853 में। और इसका जो पहला था वो क्या था, बॉम्बे टू थाने। इसका जो पहला रूट था वो बॉम्बे टू थाने था, और जो पहला इसका ब्रिज बना वो कब बना, 1854 में ब्रिज बना। तो इंडिया के पीपल को बहुत ज्यादा गेन हुआ सोशल बेनिफिट्स ड्यू टू द रेलवेज, क्योंकि बट देयर वाज ए ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एयर एंड वाटरवेज। जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डेवलप किया था इनलैंड ट्रेड्स को और सी लेन्स को, विच प्रोवाइडेड टू बी अनइकोनॉमिकल एज इट इन्वॉल्व्स द ह्यूज कॉस्ट बट फेल टू कम्पीट विद द रेलवे। ठीक है, बहुत उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की बट स्टिल फेल हो गए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो वहां ब्रिटेन से जो मैसेजेस थे वो इंडिया में आ रहे थे, और मैसेजेस आने के लिए हमारे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? तो ब्रिटिश जो रूल था इन इंडिया में वो डेवलप हुआ, उन्होंने किया मॉडर्न सिस्टम को वो लेकर क्या है, क्या कम्युनिकेशन का फर्स्ट जो स्टैम्प था वो रिलीज हुआ 1852 में, और जो फर्स्ट टेलीग्राफ था वो रिलीज कब हुआ था, 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे ब्रिटिश रूल्स के इन इंडिया में। तो सबसे पहले है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एनकरेज किया गया एग्रीकल्चर को कि कमर्शियलाइज करे। ठीक है, फार्मिंग जो थी वो ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल हुई बाय सेलिंग द, कि जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसको बेचना स्टार्ट करो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, रोड्स हुए डेवलप हुए, रेलवेज, एयर, वाटरवेज हुआ, कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत ज्यादा ग्रो हुई। हमारे जो फेमाइंस थे उसके ऊपर चेक लगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर को हम लोग ग्रेट फेमाइंस बोलते हैं। ग्रेट फेमाइंस का ईयर क्या है बेसिकली और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने हेल्प किया था कंट्रोलिंग करने के लिए फेमाइंस को, और ये गुड एंड सर्विसेज आर सप्लाइड एवरीवेयर। राइट, मॉनेटरी सिस्टम आया था कि पहले तो आपको पता था कि बार्टर सिस्टम ही चलता था, राइट, लेकिन इंट्रोडक्शन हुआ मनी को यूज किया गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो हुआ, क्योंकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो आया था बेसिकली ब्रिटिशर्स के यहाँ से, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी कि किस तरीके से एक्चुअल में हमारी कंट्री को चलाना किस तरीके से चाहिए। तो दीज आर ऑल रिगार्डिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लास्ट स्लाइड पे है हम लोग, जिसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है। इनको आप अच्छे से जो है लर्न कर लीजिएगा कि जो इंट्रोडक्शन कब हुआ रेलवे का, 1850 में। पहली जो ट्रेन थी वो 1853 से स्टार्ट हुई। ठीक है, पहला उसका जो रूट था वो क्या था, बॉम्बे टू थाने था। राइट, हमारा जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज था वो 1854 में बना। हमारा जो स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई वो 1869 में हुई। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो 1907 में जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, 1921 को। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफी को हम लोग बोलते हैं आफ्टर 1921। और आपका मैंने टास्क ऑलरेडी बता दिया है कि किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट फेमाइन बोला जाता है और ये कहां पर हुआ था। ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर फर्स्ट चैप्टर, जिसकी रिवीजन हमने वन शॉट में कंप्लीट करी है। आई होप ये आपको वीडियो जो है समझ में आई होगी। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली आगे फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।